फर्स्ट विजिट हम लोगों का अभी तक सर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है बेसिकली हमें सर। अच्छा, तो आप लोग दांतों के नाम आते हैं किसी को? हाँ, किसी को भी दांतों के नाम नहीं आते हैं? जितने भी सारे दांत हैं उनके नाम आते हैं किसी को? हैं? एक मिनट आप बताएं एक एक करके। जो मेरा एक असूल है, अगर आप किसी एक से अगर मैं पूछता हूँ या समझाता हूँ फिर उसी से कि सारे एक आवाज़ में सब कुछ नहीं होता है। जी बताएं। नहीं, शुरू से बताओ। ये शुरू में कैनाइन आते हैं। ये शुरू के सामने वाले दांत हैं इनको क्या बोलते हैं? नहीं बता। अच्छा, फिर ये इनकी जो होती है परमानेंट एक और जो पहले होती है उससे चेंजेस होती है। परमानेंट टूथ से पहले कौन से टूथ होते हैं? नहीं बता। मिल्क टीथ है, सही है। मिल्क टीथ कितने हैं पता है? 20 होंगे। सही है, अच्छी बात है। चल फिर शुरू से स्टार्ट यूँ ले लेते हैं कि आप लोगों को सारे दांतों के नाम बता देंगे, ठीक है? कि दांत जितने सारे दांत हैं उनके नाम बता देंगे, फिर उसके बाद उसके साथ मसले मसाइल जो भी है, केरीज है, जो भी वटेवर, ठीक है? आप ये कैमरा पूरा चलाओगे क्या इसमें खैर बात ये है, शुरू में जो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं सबसे पहले, ठीक है? जो सामने वाले दांत हैं, एक सेंट्रल इंसाइजर इसको बोलते हैं, फिर लेटरल इंसाइजर है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट पे, ठीक है? ये जो बीच का जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? सेजिटल लाइन, ठीक है? एक क्वाड्रेंट इस तरफ है राइट, ये लेफ्ट, इसी तरह अपर का, इसी तरह लोअर का। अपर में राइट है क्वाड्रेंट है, लेफ्ट क्वाड्रेंट है, लोअर में इसी तरह राइट है और लेफ्ट है। जो अपर का राइट है सेंट्रल इंसाइजर एक यहाँ पे भी है और एक दूसरे क्वाड्रेंट में है, इस तरह। फिर इसी तरह लेटरल इंसाइजर है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ठीक है? सेंट्रल हो गया, लेटरल हो गया, फिर उसके बाद आते हैं केनाइन, इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी है, ठीक है? फिर केनाइन के बाद आ जाते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स 2 हैं, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर, ठीक है? दोनों साइड में। फिर उसके बाद मोलर्स आ जाते हैं, मोलर 3 होते हैं, ठीक है? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टीथ भी बोलते हैं, जैसे आम अल्फाज में बोला है, सुना होगा कि भाई अकल दांत, ठीक है? वो जो थर्ड मोलर है उसको बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो विजडम वाली अल्फाज को इन लोगों ने इधर आके वो कर दिया कि अकल दाढ़ है, ठीक है? यस। कितने हो गए एक क्वाड्रेंट में? कितने हो गए? उसका नहीं देख लो ना, आप अपना बताओ, आपने क्या सीखा जो मैंने आपको सारा बताया? यस सर। सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, थर्ड, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। कितने हो गए? 32। नहीं, 32 कैसे हो गए एक क्वाड्रेंट में भाई? 8 तो 8 हो गए ना। 8 को फिर आप 4 से इसी तरह अपर में है, इसी तरह लोअर में है। मैं इजी करके आपको समझा रहा हूँ यस। कि जो यही जो दांत है इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। समझ आ रही है आप लोगों को? एक साइड एक क्वाड्रेंट में 8 दांत हैं, तो कौन कौन से दांत हैं? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। 8 हो गए ना। इसी साइड पे लेफ्ट साइड पे भी अपर यही दांत है, लोअर में आप आओगे इसी तरह लोअर एक साइड राइट में भी यही दांत है और लेफ्ट में भी यही दांत है। तो 8 में कितने हो गए? 8 चुके 32 हो गए, ठीक है? नॉर्मली 32 दांत होंगे। वो इस तरह करके आपको समझ आ जाएगी कि अपर लोअर में क्या क्या। ये अभी याद रहेगा किसी को? मैं पूछ लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, सही है? जिसको समझ नहीं आया वो बताए, जिसको समझ नहीं आया वो बताए। सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर और केनाइन इंसाइजर के बाद केनाइन इंसाइजर नहीं है, केनाइन अलग है। इंसाइजर जो है वो हो गए ना, जी सर।
सेंट्रल और लेटरल हो गए, खत्म हो गए। फिर उसके बाद केनाइन अपनी एक अलग पहचान है उसकी। जी सर। फिर उसके बाद मोलर्स प्रीमोलर्स, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, ठीक। फिर उसके बाद इस भाई को बोलने दो यार। सेकंड प्रीमोलर सर। हाँ, फिर उसके बाद क्या है? फिर सर उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट मोलर, सेकंड, थर्ड। हाँ, तो कितने हो गए ये? 8 सर। इसी तरह सारे क्वाड्रेंट में चारों तरफ यही दांतों के नाम यही है, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में यही नाम यूज होते हैं। यही नाम, इसीलिए तो आपको समझाया ना। यहाँ पे अगर शुरू करोगे एक साइड पे, यस तो यहाँ से लेके इस तरफ 8 दांत है, यहाँ से लेके इस तरफ 8 दांत है, नाम यही है। इसी तरह लोअर में यहाँ से लेके इस तरफ यही दांत है, लेफ्ट साइड में भी यही दांत है, नाम सबके यही है, ठीक है। ये एक तरीका है सब इनिशियल स्टेज में। फिर उसके बाद दांतों से रिलेटेड ये कि दांतों को कीड़ा क्यों लगता है, सही है। कीड़ा क्यों लगता है और उस कीड़े को, उसकी तदारुक क्या है, उसको किस तरह हम लोग एक दांत को कीड़ा लग गया है तो उसको किस तरह रिस्टोर करते हैं, ठीक है, उसको रिस्टोरेशन बोलते हैं, समझ आए। कीड़ा दांतों को 2-3 या मेन जो 4 चीज़ें हैं उसकी वजह से लगता है। सबसे पहला वजह ये कि आप सफाई ना करने की वजह से दांतों को बहुत कीड़ा लगता है। लेकिन बेसिक फिर इसके पीछे जब चले जाएंगे, मैकेनिज्म में चले जाएंगे, मुंह के अंदर एरोबिक बैक्टीरियाज हैं और एनएरोबिक बैक्टीरियाज। एरोबिक बैक्टीरियाज कौन से हैं नहीं पता। एरोबिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के साथ ग्रोथ करते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलता है तो वो ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है उनकी। एनएरोबिक बैक्टीरियाज वो हैं जो विदाउट ऑक्सीजन ग्रोथ करते हैं, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ग्रोथ करते हैं। तो मुंह के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरियाज की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो अगर आप ब्रश नहीं करोगे या अगर आप फूड पार्टिकल्स नहीं निकालोगे, नहीं हटाओगे, तो उसमें क्या होता है, वो फिर इसी फूड पार्टिकल्स के नीचे या आसपास छुप जाके अपना काम कर देते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे छुपने वाली जगह हो। फर्स्ट के आपने अंडा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो वो खुराक के पीछे छुप जाते हैं। जब आपने ब्रश ही नहीं किया, उसको हटाया नहीं, उसको साफ ही नहीं किया, तो वो पीछे से दांत को खाना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ, समझ आ गई आपको इस बात कि एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो विदाउट ऑक्सीजन ग्रोथ करते हैं। वो छुपने वाली जगह ढूंढते हैं। जब आप ब्रश नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। 12 घंटे तक आपने उनको डिस्टर्ब नहीं किया तो वो क्या करेंगे, वो ग्रोथ, उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं। या एक दांत को समझो कीड़ा लगा हुआ है, उसके खड्डा है, आप उसको साफ नहीं करते हो, खुराक के पीछे छुप जाते हैं या उसी खड्डे के अंदर छुप जाते हैं, तो वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि 2 टाइम आप ब्रश करो, 12 घंटे का गैप देके 12 घंटे में आप उसको हटा दो। नहीं, जब आपने नाश्ता कर लिया, वैसे अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो पहले से दांतों को साफ करके फिर नाश्ता करे या खाना खाए, फिर उसके बाद दोबारा साफ करें। मेन मकसद ब्रशिंग का यही है कि फूड पार्टिकल्स बिल्कुल मुंह के अंदर दांतों के ऊपर ना हो। सर ये जो दांतों में कैलकुलस लग जाता है, ये सब किसी कैलकुलस, ये सबसे पहला जो स्टेज है वो प्लाक होता है। प्लाक क्या होता है, जो सफ़ेद झिल्ली है, कभी कभार अगर आपने देखो या उंगली से या किसी चीज़ से अपने दांतों के ऊपर देखा होगा कि एक वाइट से दांतों के ऊपर आ जाता है जगह पर। अगर आप एक दिन में ब्रश नहीं करें या 2 दिन ब्रश नहीं करें, फिर आप देखो आपके दांतों के ऊपर एक वाइट से झिल्ली है, तो वो क्या है, वो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है। यही बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन जो ग्रोथ करते हैं, मेन तादाद उनकी यही सबसे ज़्यादा है इसी प्लाक के अंदर। ये प्लाक के अंदर, प्लाक बेसिकली क्या है, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है। तो जो ये क्या करेंगे, अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, फिर मुंह के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, वो कैल्सीफाइड होते हैं। जब यही प्लाक कैल्सीफाइड होके कैलकुलस कहला जाता है, समझ आए। जो प्लाक है आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो ऑलरेडी बैक्टीरिया से भरा हुआ है, ठीक है, तो ये और भी कैल्सीफाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सारे मिनरल्स हम इनटेक कर रहे हैं मुंह के अंदर भी हैं, ठीक है, तो बाकी खुराक से हमें मिल रहा है, वो कैल्सीफाइड होकर ऐसे सख्त हो जाएगा, दांतों के इर्द गिर्द अंदर की तरफ ज़्यादा जमा हो जाता है, तो वो कैलकुलस कहला जाता है।
तो कैलकुलस को हम रिमूव करते हैं स्केलिंग के थ्रू, यस उसको साफ करके स्केलिंग करते हैं। लेकिन बेसिक ये है कि अगर आप रोज़ाना ब्रश करो तो अच्छी तरीके से जब आप ब्रशिंग करेंगे तो वो क्या होगा, ना प्लाक जमा होगा, ना कैलकुलस बनेगा, ना दांतों को कीड़ा लगेगा। सिंपल सी बात है। सर ये जो गम रिसीव कर जाते हैं, गम रेसिस्टेशन एक अलग मामला है, ठीक है। रेसिस्टेशन ये होगा, मेन मामला यहीं से शुरू होता है। जब आपने प्लाक को डिस्टर्ब नहीं किया, वो कैलकुलस बन गया, कैलकुलस ने अपना जगह पकड़ लिया, तो वो क्या करेगा, गम रेसिस्टेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। वो एक समझो चीज़ आ गई ना। यस तो इसलिए आप सबसे पहले अच्छी तरह ब्रश करो। ब्रश टेक्निक आते हैं आप लोगों को, किस तरह ब्रश करते हैं एक एक करके मैं पूछूंगा। आप मुझे बताओ कि ब्रश किस तरह करते हैं। नहीं टेक्निकल बताओ ना, थोड़ा खड़े हो जाओ। आप मुझे बताओ, जो बुकिश बात हो रही है, जो टेक्निकल बात हो रही है, जो मेडिकल बात हो रही है, तो उसी हिसाब से मुझे समझा दो, आती है नहीं आती है। ये तो आम सी बात होगी ना। उसको ब्रश किस टेक्निक में करोगे जो प्लाक जमा नहीं होगा, जो कैलकुलस नहीं बनने नहीं दोगे। सिंपल ब्रश से तो ऐसे करके साफ नहीं होंगे ना। सबसे पहले फ्रंटल नहीं आप बताओ सर ये दूसरे नहीं किस एंगुलेशन में। सिंपल बात है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी ये सुनो, जो इसलिए हम अगर ब्रश प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो वो प्लाक भी नहीं हटेगा, फूड पार्टिकल्स भी नहीं हटेंगे, और वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो वो अपना काम करेंगे। आप सिंपल जाओ कि मैंने ब्रश किया, 1-2 मिनट मैंने ऐसे ब्रश को घुमाया, लेकिन दांत साफ नहीं हो रहे। जो सामने वाले दांत हैं, केनाइन टू केनाइन आपने 90 एंगल में ब्रश करना है। केनाइन टू केनाइन तक जो सामने वाले दांत हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट ब्रश करोगे, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि उसको सर्कुलर ब्रश करोगे आप, बिल्कुल सारे दांतों को गोल, एक एक दांत को गोल गोल ब्रश करोगे, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। समझ आया? 2 तरीके हैं क्या। एक ये सामने वाले दांत हो गए, पीछे वाले दांतों को 45 एंगल में, पीछे वाले दांत हैं वो 45 है। एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ आपको। उसमें मेन मकसद हमारा ये कि उसमें फूड पार्टिकल हटे, प्लाक हटे, दांत साफ हो जाए। तो आप ब्रश को ऐसे तरीके से घुमाओ जो वहाँ से साफ कर दे ब्रश। जैसे किसी आपने मिस्त्री को देखा होगा कि वो पलस्तर किस तरीके से करता है, वो जो उसके हाथ में जो सीमेंट है वो किस एंगल पे मारता है। नहीं, अगर जिस एंगल पे मारता है ना, वो ऐसे करके ऐसे एक एंगल पे ऐसे मारता है। वो क्यों सारे सीमेंट उठा के इस तरह नहीं घुमाता है, समझ आए? जब नहीं आप देखो, वो सीमेंट जो है एक ही सीधा सीधा करके ऐसे लगाता जाए, रुकेगा नहीं, रुकेगा ना। वो ऐसे उठा के एक एंगल पे ऐसे मारता है तो वो रुक जाता है वहाँ पे, समझ आए? एंगुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए मैंने मिसाल दी आपको। ये यहाँ पे अगर आप सही एंगुलेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो प्लाक या कैलकुलस जो भी पड़ा हुआ है, या फूड पार्टिकल, वो हटेगा ही, समझ आया? सर ये टूथपेस्ट भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें हर्बल, नॉन हर्बल, सोडियम, मोवेट। सर इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, अलग अलग काम करते हैं या टूथपेस्ट बेसिकली ये है कि फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है। आप इस पर जाके आप लोग देख लो, ठीक है। फ्लोराइड जो टूथपेस्ट में बहुत सारे उसके ऊपर लिखा होगा विद फ्लोराइड, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में स्पेशली जो पानी के अंदर अल्लाह पाक ने जो दिए हैं, पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उसमें फ्लोराइड भी है। लेकिन जो इंसानी रिक्वायर्ड है, जो दांतों की रिक्वायर्ड है, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड रिक्वायर्ड है इंसानी दांतों के लिए, जिसको कीड़ा नहीं लगे, ठीक है, जिसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन किसी किसी जगह पे 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा है, जैसे सरियाब है, कुचला के, उद्दा है, कोयटा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फ्लोराइड पानी में बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो फ्लोरोसिस काज करेगा। एक टर्म है फ्लोरोसिस। जैसे अभी देखो बहुत सारे इलाके हैं जिनकी दांतों में पीलाहट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कुचला, सरियाब, कुछ ऐसे कोयटा के आसपास इलाके हैं, तो उसमें पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। कुछ टूथपेस्ट है उसके ऊपर लिखा होगा विद फ्लोराइड। जो बाहर मुल्क में स्पेशली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने ये फ्लोराइड को
पेस्ट के थ्रू कंपनसेट करके उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को या जितने भी बड़े हैं वो ये उनके पानी में फ्लोराइड बहुत कम होता है बहुत सारी जगह से, तो वो लोग सर्वे करते हैं तो वो फ्लोराइड टूथपेस्ट में डालते हैं, वो क्लोरीन पानी में डालते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं वो जो पानी वगैरह में अपने रोज़ाना इनटेक के मुताबिक टैंकियों में डालते हैं, ठीक है, घर के टैंकियों में डालते हैं, अपने रोज़मर्रा जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी के अंदर जो TDS लेवल है उसको मेंटेन करके वो पीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं कुदरत की तरफ से वो पहले से ही पूरा है या ज़्यादा है, ठीक है। 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड ज़रूरत है, कभी कभार अगर 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा हो गया या 5 से ज़्यादा हो गया फिर वो मॉर्टल टीथ कहलाते हैं, इनमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, फिर ऐसे दांतों को कीड़ा बहुत कम लगता है, सही है। स्पेशली आप देखो अगर किसी के दांत बहुत ज़्यादा पीले तो हैं लेकिन कीड़ा बहुत कम लगा हो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट उसका पीछे ये है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दांतों के हवाले से, अगर आपको समझाना शुरू कर दूँ तो शुरू में एक चार्ट जो लगा हुआ है इसमें दांत कितने से पे मुश्तमिल है, पहले तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। वो तो कुछ चीज़ें हमने बेसिक आपको लोगों को समझा दिया। जो दांत पे सबसे पहले जो इसके ऊपर का हिस्सा है जो वाइट नजर आता है वो एनिमल कहलाता है, ठीक है। वो वाला दूसरा एनिमल नहीं, एनिमल ई से एनिमल, तो वो जो ऊपर देखो आप वहाँ पे वाइट जो पोर्शन है वो एनिमल कहलाता है। वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है वो 1.5 या 2 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर डिपेंड करता है, मुख्तलिफ एरिया के लोगों पर डिपेंड करता है कि भाई फर्ज करो ये वाइट जो झिल्ली है ये कितना उसमें है, उसमें क्या होता है 2 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर, तो इसकी अपनी एक लेंथ है। फिर उसके नीचे जो है डेंटिन का पोर्शन है, उसके नीचे जो है वो डेंटिन का पोर्शन है जो आपको येलो नज़र आ रहा है, डेंटिन का पोर्शन है, ठीक है। डेंटिन के अंदर ठीक है क्या करते हैं, उनका फंक्शन ये है कि सेंसिटिविटी, कभी कभार देखो अगर दांत का हिस्सा टूट गया है फिर सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, या उसको कीड़ा लग गया उसके बाद सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये टिब्यूल्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे दांत अचानक कोई गिर गया कट गया तो नीचे सेंसिटिविटी एकदम बढ़ जाता है, जो थर्ड पोर्शन है वो पल्प उसको कहलाते हैं। जो थर्ड पोर्शन है इसमें नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, इसमें ये जो सारी सेंसिटिविटी वगैरह वहाँ इसी पल्प को महसूस होते हैं। ऊपर का हिस्सा अगर पर्स करो कीड़े ने खाया तो नीचे पोर्शन डेंटिन में चला गया, डेंटिन से फिर पल्प में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो ऊपर का एनिमल का पोर्शन है आप लोग समझो, आप लोग लिखो नहीं ना, इस तरह समझ नहीं आएगी आप लोग। इससे हम लोग इसके रिफ्लेक्टर लोग बनाते हैं नहीं तो आप लोग जाके देखो ना, बुक में देखो पल्प क्या है, डेंटिन क्या है, एनिमल क्या है, उसमें डिटेल में आप जब पढ़ते जाओगे मेरी बातें आपको सारी समझ आ जाएगी। सर अभी सिर्फ हम लोग इंट्रो लिखते हैं, फिर इसके तो इंट्रोडक्शन, एनिमल, डेंटिन, पल्प, ये सारी चीज़ें थोड़ा समझो ना, फिर उसके बाद डिटेल में जाके बुक में देख लो। अगर मैं जितना बताता जाऊँ आप लिखते जाएंगे यही से खत्म हो जाएगा, हो जाए। इसमें कितने पोर्शन है दांत के? एक मिनट आप बताएं थोड़ा जोर से बताएं। कौन कौन से? एक तो एनिमल वाइट पोर्शन, हाँ उसके बाद जी अभी जहन से निकल गया। तो एनिमल के बाद वो बाकी सारी बातें खत्म हो गई। आप बताएं भाई। एनिमल नहीं, एनिमल हाँ। व्हाइट कलर का, तो उसके बाद येलोइश आपके वो डेंटिन। कितना उसका स्ट्रेंथ कितनी है उसकी? एनिमल का 1.5 से 2 मिलीमीटर, 2.5 तक भी जाता है, ऐसे बहुत सारे। अच्छा ठीक, आगे उसके बाद आपका डेंटिन जो येलोइश कलर होता है, उसके बाद है कलर। उसके बाद डेंटिन में क्या होता है? डेंटिन में डेंटिन ट्यूब्यूल होती है, डेंटिनल ट्यूब्यूल, ठीक है। आप जाके बुक में देखो उसमें सारी डिटेल लिखा होगा। एक जब दर्द की होता है, दर्द इसलिए होता है शुरू में जो एनिमल का पोर्शन है अगर उसको कीड़ा लगे कोई दर्द नहीं होता, वो अगर डेंटिन तक पहुंच गया तो आप लोग ऐसे करो कि भाई हसासियत शुरू हो जाता है, ठीक है। डेंटिन से नीचे पल्प तक पहुंच गया फिर तो बहुत पेन होता है, फिर उसको पल्पाइटस बोलते हैं। पल्पाइटस के 2 टाइप के हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वो तो खैर लंबा, वो आप लोगों का काम नहीं है।
ठीक है। इसीलिए जब अगर आप दांतों को थोड़ा सा कीड़ा लग गया, आप उसको साफ करके या साफ करवा के उसको फिलिंग करवा, फिर नीचे तक जाने नहीं दो, ठीक है। इसीलिए चेकअप बहुत ज़रूरी है। कम से कम हर 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद लाजमी आप चेकअप करवाओ। उसमें इतने जल्दी में इसको खाता नहीं है। बॉडी में सबसे मजबूत हड्डी जो है ना, वो ये दांत का यही हिस्सा है, एनिमल है, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी यही है। तो इसको फिर बनने के लिए अलग सेल्स होते हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, डेंटिनोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो बनने का हिस्टोपैथोलॉजी अलग, वो आप लोगों का काम नहीं है, सिंपल है। आप ये सब जो दांत क्या है, नाम क्या है, किस तरह केरीज लगता है, उसको तरीक़ेकार क्या है, किस तरह साफ़ करते हैं। सर फिलिंग के बाद जो सेंसिटिविटी होती है कभी कभार, तो वो अगर आप मेरी बातों को समझो तो उसमें जो फिलिंग अगर किया सही साफ़ नहीं किया, या उसके बाद लीकेज हो गया, फिलिंग को नीचे चला गया डेंटिन में जो ही चला जाता है तो हसासियत महसूस होता है। तो डेंटिन से नीचे पल्प में चला गया तो और ज़्यादा हसास होता है। और इसके अलावा डेंटिस्ट्री तो बहुत मसीह फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सिंपल ये दांत है। सर किसी के लिए दांत की स्ट्रिक्ट होती है और उसके लिए इसका ट्रीटमेंट वगैरह में कितना एक्सपेंसिव है? ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, बात इसीलिए, ठीक है। अगर आप अपने नॉलेज के लिए वो करना है, इसमें ये कि जो दांत टेढ़े पेढ़े होते हैं क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है। उसमें अगर जो मिल्क टीथ हैं, डिसिडुअस टीथ भी उनको बोलते हैं। अगर मिल्क टीथ को आपने सही संभाला है, बच्चे ने सही संभाला है, उसको ब्रश किया है, साफ़ किया है, केरीज नहीं लगा हुआ है, टाइम पे उसकी शेड हो गए, टाइम पे निकल गए, परमानेंट दांत आ गए, फिर टेढ़े पेने होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। नहीं तो हेरिडिटी ये है कि कभी कभार ऐसे बच्चे हैबिचुअल ऐसे कुछ चीज़ें तम सकिंग करता है, ठीक है। उसका तालू जो है नेरो हो जाता है। जब तालू नेरो हो जाएगा, जो दांत आने वाले हैं वो उनको जगह नहीं है, फिर वो टेढ़े पेढ़े आएंगे, ठीक है। क्राउडिंग उनको बोलते हैं। अगर कभी कभार ऐसे केरीज की वजह से वो दांत को निकाल दिया, जब निकाल दिया तो दूसरे दांत ने आना है, या ये टिल्ट होके स्पेसिंग हो जाएगा, या पीछे चला जाएगा, या उसके लिए जगह पहले से बन गया, वो दूसरा दांत आएगा। इसमें मेन काज केरीज है, मेन काज चीप, सबसे जो सस्ता काज है वो केरीज है। केरीज लग गया बच्चे के दांत को, टाइम नहीं है शेड होने का, पहले से निकाल दिया, वो जगह खाली हो गया, वो जो दूसरी दांत ने आके जगह पकड़ लिया। फिर जो थर्ड दांत ने आना है वो क्या हो गया, वो किसी ऐसी जगह से निकलेगा जिसको जगह नहीं है। दूसरे बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया आपको, तम सकिंग किया बच्चे ने, ठीक है। या ऐसे रात को सोते हुए जो सांस ले रहा होगा वो मुंह से ले रहा होगा, ठीक है। नाक उसका बंद है, नाक खराब है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी तालु खराब हो जाता है। काजिज तो बहुत सारे हैं, पूरे चैप्टर है इतना बड़ा। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो ठीक निकाल लेते हैं उससे सर, जो हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो हमारे एक्सप्रेशन है वो सब चेंज क्यों हो जाएगी? उनके से मतलब दोबारा बताओ, रिपीट करो। हम लोग फॉर एग्जाम्पल दांत निकाल लिया, दांत कौन सा दांत निकाल दिया? सब जो भी हो, हाँ, उसके साथ जो हम लोगों की मुंह की जो वो है फिजिकल, वो उसमें चेंजेस आ जाती है, टेढ़ा हो जाता है, या इस तरह की कुछ वो आ जाती है। देखो इसमें ये तो सिंपल अंडरस्टूड बात है कि भाई आपने जब दांत निकाल दिया जगह खाली हो गई। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। मुंह हड्डी के अंदर सेल्स होते हैं जो हड्डी को बनाते भी हैं और काटते भी हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। आप पीछे आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्टोपैथोलॉजी में जाना पड़ेगा। जब आपने दांत निकाल दिया, दांत जब था उसमें ब्लड सप्लाई, उसमें उसका जो नोरिशमेंट था, जितना भी उसका सप्लाई था, वो सब कुछ उसको मिल रहा था। आपने दांत निकाल दिया सॉकेट से, तो वो जो हड्डी जो रह गया, उधर कुदरत का एक नॉर्मल फिनोमिना है, उसमें यह क्या ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिविटी शुरू हो जाता है, रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है, समझ आ गया? रिजॉर्प्शन जो हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं वो सेल्स। इंसान जब मर जाता है किधर चला जाता है, उसकी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज बोन की शुरू हो जाती है, वो बोन सारे इसलिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक जगह पे साइंस फेल है, इसलिए कि अगर उससे कोई शहीद हो गया उसकी मैयत या उसकी लाश को कुछ नहीं होता है, इधर साइंस फेल है, ठीक है। लेकिन जो इंसानी अकल के मुताबिक जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो डिके करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। वो जो फंक्शनलेस है, ब्लड सप्लाई कुछ भी नहीं है, तो जो फंक्शनलेस है तो वो हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं। हड्डी के अंदर जो सेल्स होते हैं
ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। इसी तरह दांत निकाल दिया तो ओस्टियोक्लास्ट जो सेल हैं वो अपना वो बोन को रिजॉर्प्शन उनकी शुरू हो जाती है, क्या होगा, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपने दांत निकाल दिया या ऊपर या नीचे से, तो वो उसका शेप चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए या मुंह ऐसे होगा या ठीक है या ऐसे होगा वक्त के साथ साथ। वो बातें होती है टीथ जो है वो सिर्फ मेस्टिकेशन के लिए नहीं आता, एस्थेटिकली भी, जो आपका क्वेश्चन था वो एस्थेटिकली भी वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अगर आप निकालेंगे ज़ाहिर एस्थेटिकली वो आपको थोड़ा सा आपके मुंह में चेंजेस आ जाएंगे, मसल्स में चेंजेस आ जाएंगे, इस वजह से आपको फील हो जाएगी शेप चेंज।